I feel a little daunted right now because we have chartered accountants and other experts on the economy, and I've just been a journalist. I'm certainly no expert in the economy. And अक्सर जब आप टेलीविज़न पर इकोनॉमी पे डिस्कशन सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है आवाम को रिलीफ कब मिलेगा and I think that we don't have an answer to that. But I think the broader question of what is the economic landscape and what are the investment opportunities? So we see it as negative, and then what are the opportunities that we see and which we'll speak on about in terms of the global economy and connectivity. But there are two former ministers on the panel and two economists, and it's a little hard to know where to begin. But I think I will begin with you, Ashfaq Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I am a host as well. So my answers or my comments will be very candid. We'll give chance to others, those who are our guests. तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ. I have just read a news in the newspaper Tribune में कि IMF has made a precondition of signing the agreement by imposing a tax of 1.3 trillion on salaried and business individuals. तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. Start from this. आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जी जी मैं वही आ रहा हूँ. I have given मैं थोड़ा सा एक शॉक देना पड़ता है, फिर then recovery करनी पड़ती है. Basically आवाम को रिलीफ हम किस चीज़ को कहते हैं? Let's define it. रिलीफ हम उस वक्त कहते हैं कि जब चाइना की तरह हमें इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन मिले, which is not possible. और जब एक कोई सोशल पैकेज मिले जो असद उमर ट्राई कर रहा था मेरा दोस्त, और वो शहीद IMF हो गया है मेरी तरह. डार साहब, मैं, असद उमर, तारिक बाजवा, वी आर इन द सेम कैटेगरी. हम शहीद IMF हैं सारे और वी आर पर्सोना नॉन ग्राटा आई थिंक. तो रिलीफ कब मिलता है? जब मैं आपको ये कहूँ कि स्टेट इज टेकिंग केयर ऑफ यू. लाइक इन से वेस्टर्न वर्ल्ड आप रिटायर हो जाएं आपको मिलता रहेगा, यू विल गेट अ पे बैक ऑफ व्हाट यू हैव पेड ड्यूरिंग योर सर्विस. अनफॉर्चुनेटली taxes rate are as high as in the Western countries, but the repayment is not there. Repayment in the shape of hospitals are pathetic. मेरा कोई वाली वारिस नहीं है. EOBI जब मैं लेने जाता हूँ तो एक लंबी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ. गवर्नमेंट ऑफिसर को पेंशन मिलेगी, फरूक साहब को, और मुझे तो पेंशन भी नहीं मिलेगी. तो व्हाट आई एम सेइंग, ये आप भूल जाएं. हम बड़े खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF एक बड़ा अच्छा पैकेज दे रहा है. We have never thought of how to get rid of it. From 2013 to 2017, sorry 16, we have entered into a program. Yes, there was quite few positive impact of economy at that time. We said goodbye to IMF. During that period, we bought currency of 1.88 billion and boost up our reserves. But ये क्या मुहर्रिकात थे कि हमें 1.5 साल में फिर ये कोशिश हुई जब भाई आया हमारे कि जी IMF भागना है, और हम कोशिश कर रहे थे जाए ना जाए, जाए ना जाए. फिर आज तक हम बिल्कुल उस मंजार में फंसे हुए हैं. Why? Because we have no faith. हम एक चीज समझते हैं, जो मैं गलत नहीं समझता उस चीज को, शायद साहब हमारे उस्ताद हैं, कि जी ये एक सेक्टर है ना जो उसको एक ही बंदा चला सकता है. दिस इज रॉन्ग. इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टरों को अगर मैं देखूंगा ना तो राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू मोदी सारे पॉलिटिशियंस थे. 2 इकोनॉमिस्ट आए, मनमोहन सिंह एंड श्रीमती निर्मला, और दोनों का स्टार्ट ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ डिफॉल्ट से मिला था, और वहीं से वो चले थे. इसके बाद चेंज भी हुए. द मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर जिस टेक द रिकॉर्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज आंजानी, क्या थे वो अपना, अनिल जेटले, अरुण जेटले. अरुण जेटले was advocate Supreme Court. So in my humble view, if you want to get a relief for people of Pakistan, you must appoint a politician, a knowledgeable politician as finance minister.
ये कोई बात मैं अब मैं आज जाऊं, अगर मैं मुझे IMF कहता है 1.3 ट्रिलियन, आप मेरी बात मान लो, मैं मान लूं, दे विल बी हैप्पी, बट व्हाट विल हैपन टू पीपल ऑफ पाकिस्तान? नथिंग। आज मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दिस एनवायरमेंट वी हैव केप्ट आवर इन्फ्लेशन हायर बाय 9%, and I can prove it. The currency parity is not more than 235, और आज हम 273, 20, 30 पे हम ले रहे होते हैं। द पास थ्रू इम्पैक्ट, मैं IMF की थियोरी के साथ कह रहा हूं, इस 10 रुपये पे 2% है आपका। देयर आर वेरियस थ्योरीज, बट मैं उस एस्टेब्लिश थ्योरी की बात कर रहा हूं जो IMF ने दी है, और उसको अगर मैं दूं और अगर मैं वेटेड एवरेज भी निकाल दूं तो 4.5%, और अगर इसको मैं ना निकालूं तो 9% बनता है। 9%, चले छोड़ दे 4.5%, अगर आज 22% पे असद उमर साहब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड भी रहे, आज वारंट करता है कि आपका इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए। बट अंडर सम प्रेशर, known or unknown, even we were unable to reduce this policy rate by 1%. तो ये अब सवाल आता है कि हम गुलाम हैं? यहां सोचिए आप। तो इन माय हम्बल व्यू, इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि मेन इल है आपकी, वो बहुत आसानी से मैनेज हो सकती है, और अनलेस वी मैनेज इट, मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा कि कैसे मैनेज हो सकता है। वी हैव मेड अ प्रेजेंटेशन, इट इज वायरल नाउ, डॉक्टर साहब ऑल्सो नोज इट। वी हैव ऑथर्ड a very elaborative interim report of the Reforms in Resource Mobilization Commission of Pakistan. Zishan Ejaz is here. He was one of the commission member. We put in thousands of hours with hundreds of professionals working on that. It can give you 2.5 trillion worth of new direct taxes, not indirect, and not from salaried people or individuals, businessmen, from those sources who are not paying taxes. So we have a landscape. We have a map. What we need to, we have to find some local solutions to it. We can't. मैं sacrifice दे के चला गया, मैंने कोई यहाँ पर नहीं दिया, कोई एक ऑनरेरिया नहीं दिया। I came back. अब मैं देखता हूँ लोगों को कि उनको औहदे ऑफर होते हैं, वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी देखते हैं। अब खुदा का खौफ करें यार, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, लेट्स पे बैक टू पाकिस्तान। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट। आप महंगाई कम कर सकते हैं, लोगों को रिलीफ मिल सकती है। हम बड़े खुश होते हैं कि देखें जी इन्फ्लेशन 17% पे आ गया, 17% ओवर लास्ट 30 ईयर्स 35%। इट इज नॉट कि जी कम हुआ है, हाँ ये कह सकते हैं महंगाई के तनासुब में कमी हुई है। सो विद दीज वर्ड्स लेट्स गेट असद एंड सलमान साहब एंड शाहिद साहब। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये जो शहीद IMF वाली बात है, मैं इसको थोड़ा सा उठाऊंगी, असद उमर के पास लेकर जाऊंगी, एंड देन विल टॉक टू द इकोनॉमी एक्सपर्ट्स एज वेल। बट असद साहब, आपने भी कोशिश की थी कि IMF के पास ना जाएं। नाउ I think it seems inevitable. We're looking to enter into a long-term agreement with the IMF yet again, जिसमें जैसे taxes की बात हो रही है, that is one of the proposals. So here's my question to you. We know what the prescriptions are. इस किस्म के forums पे multiple times, चाहे conferences में हो, चाहे television पे हो, चाहे अखबारात में हो, क्या करने की ज़रूरत है वो उस पे बात होती है। So my question to you here would be, what would your priority be at this point in time, given that we're still going to the IMF? Inflation क्योंकि उसकी थोड़ी सी कम हुई है, we're celebrating that. It's a surprise for us. There's a lot of chatter about how the State Bank of Pakistan, for instance, is governed by the IMF and not by the government of Pakistan. So your sort of take on the landscape and investment opportunities. Right, Ji. If you allow me, rather than answering the specific question that you have asked me, because वो बहुत repetition हो जाएगी, we'll just. आपने जो पहला सवाल पूछा था, I'll try and answer that. Which was the question कि अच्छा ये बताएं कि investment opportunities कहाँ हैं, किधर आपको opportunities नज़र आ रही हैं, और उसका मैं basically आपको जो
डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है वो क्या आ रही है। आपने अंबर कहा था कि सारी कॉन्फ्रेंसेस में बात होती है और ये डिस्कस होता है कि क्या करने की ज़रूरत है फिर क्यों नहीं होता। माजरत के साथ बहुत सारा जो डिस्कस होता है वो कंप्लीट नॉनसेंस होता है माजरत के साथ। सो एंड आई कमेंट ऑन दैट इन द स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 3 बुनियादी पॉलिसी एरर्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। पहली चीज वाज ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट्स। एक ऑब्सेशन, डिवैल्यूएशन खराब चीज होती है, रुपए की कीमत कम होना जो है वो खराब होती है चीज, और अगर रुपया डिवैल्यू हो रहा है तो इसका मतलब हुकूमत खराब है, अगर रुपया डिवैल्यू नहीं हो रहा तो इसका मतलब हुकूमत अच्छी है। एज अ रिजल्ट आपने क्या किया है, आपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट को सब्सिडाइज किया है, आपने इंडिजिनस प्रोडक्शन को टैक्स किया है थ्रू ओवर हीटेड एक्सचेंज रेट्स और ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट ड्रिवन होने चाहिए। दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स द रियल कम्पिटिटिवनेस एंड दैट्स द आर्ग्यूमेंट जो अभी अशफाक तोला कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट यही कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $5 बिलियन की इंटरवेंशन करके मार्केट से डॉलर खरीद के प्रॉप अप किया है रुपए को, जहां पे डॉलर को रादर, जहां पर वो नहीं होता अगर मार्केट फोर्सेस को वर्क करने की इजाजत दी जाती। But I thought Daronomics was done with. हाँ नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं। डारोनॉमिक्स वाज कि आप जो है वो इन्फ्लेशन रेट्स रन करते रहे 2013 से 2017 तक, जो अमेरिकन इन्फ्लेशन से और आप जिनसे compete करते हैं, जिन ममालिक से, उनसे कहीं ज़्यादा आपकी इन्फ्लेशन थी, कंसिस्टेंटली थी, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा इन्फ्लेशन भी रही कुछ मुल्कों से, और आपका रुपी बिल्कुल स्टेबल रहा। इसका मतलब ओवर वैल्यू होते गए और एज अ रिजल्ट ये हुआ कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट ना होने के बराबर होता था वो $19 बिलियन, $19.8 बिलियन में पहुंच गया 2018 में। बट अशफाक ये नहीं कह रहे हैं कि थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है रुपए को 235 कर दिया जाए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट के डायनामिक्स को आप वर्क करने देते तो 235 हो जाता। आई डोंट नो 235 का नंबर, आई नो, बट दैट्स हिज फंडामेंटल कंसेप्चुअली उनकी आर्गुमेंट ठीक है। पहली बात तो ये, और ये चेंज हो गया है, इसलिए वो जो सारे बिजनेस हमारे खड़े हुए थे जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट के ऊपर थे, जिससे इंपोर्ट्स जो हैं वो सब्सिडाइज हो रही थी, उनके लिए आगे मुश्किलात होंगी। एक ये स्ट्रक्चरल चेंज, और ये सारी जो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म पेन कॉज होगा, लेकिन सब अच्छी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी बुनियादी गलती जो की गई है, रनिंग नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स। वो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि बहुत सारी नॉनसेंस बोली जाती है। आप 2% पे इंटरेस्ट कॉस्ट लेके आ जाएं तो मैं आपको 90% कारोबारी लोगों से, इंडस्ट्री के लीडर से, चेंबर के प्रेसिडेंट से ये सुनवा दूंगा कि बहुत ज्यादा है, शरह सूद को कम करना चाहिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आपने कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स जिनमें आपकी कंपेटिटिव नहीं थी, उनको थ्रू दिस सब्सिडी है एक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, रियल इंटरेस्ट रेट रन करना, आपने वो खड़े कर दिए। तो जिस दिन आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो एडजस्ट हुआ, बिकॉज वो अल्टीमेटली होना ही था, वो बोरोड मनी पे आप कब तक चलते, तो वो सारे बिजनेसेस जो हैं वो परेशानी में लाहक हो गए। तीसरी चीज जो आपने गलत फंडामेंटल पॉलिसी की, आप नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी थे हमेशा से ही तकरीबन, और नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी होते हुए आप एक एनर्जी प्रोडक्ट को, सब नहीं, एक एनर्जी प्रोडक्ट को, जो गैस थी, जो इंडिजिनसली आप प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको आप रिप्लेसमेंट वैल्यू से कहीं कम कीमत के ऊपर बेचते चले गए। सो आपने एक आर्टिफिशियली लो प्राइस के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड की। जैसे ही आपकी गैस रिजर्व्स कम होना शुरू हुए, आपको फौरी तौर पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी, आपने नहीं की, साल साल वो पॉलिसी चलाते रहे। अब जबकि आउट ऑफ नेसेसिटी आपको वो एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो आपके वो सारे बिजनेस जो आर्टिफिशियली लो एनर्जी प्राइस के ऊपर थे, जो प्राइस सऊदी अरेबिया अफोर्ड कर सकता है, कुवैत अफोर्ड कर सकता है, कतर अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज उनकी इंडिजिनस मैसिव सरप्लस ऑफ एनर्जी है, उन्होंने उसको मोनेटाइज करना है, जो आप नहीं कर सकते, वो जब एडजस्टमेंट आई तो ये सारे सो लॉट ऑफ ये सारे वो बिजनेसेस हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जिनका नुकसान हुआ, लेकिन इसी के साथ अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है, बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है। और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है वो जो इससे पहले का सेशन था,
डिजिटल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, अगर आप मुझसे पूछें कि अगले 15 साल 20 साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर टर्न अराउंड करनी है तो वो कहाँ से ग्रोथ आएगी, वो कहाँ से टर्न अराउंड आएगा, वो चेंज आएगी फ्रॉम द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड डिजिटल वर्ल्ड. Right, thank you so much. And I think digitization ke hawale se I'll just take it too because I want to include the online expert as well. Salman Saab, if you could talk about digitization as a primary sort of opportunity in terms of accelerating growth in Pakistan. Thank you very much for inviting me over. I think interesting comments from the previous speakers as well. Of course, opportunity to बहुत significant है पाकिस्तान के लिए, especially given the stage of technologies we see right now. Pakistan ने miss किया था पहला phase of digitalization 1.0 you can call, when there was a lot of outsourcing of services to different countries, and India was the major beneficiary of that. With clear benefits, India obviously is seeing that because it's been going on for 15 years. There's been massive accumulation of knowledge transfer which has happened as a result of that. Even my company has more than 10,000 people in India working. And it's not even the largest employer. There are many, of course, any major Western company you will pick up has a major presence in India. But that started 15 years ago, and obviously now the knowledge accumulation I talked about is quite significant. But digitalization 2.0 is interesting because obviously with cloud, AI, and other technologies taking hold, you can unbundle these services and deliver a skill set more safely compared to the negative perception Pakistan had for many years due to many reasons. Economic policy mismanagement is one, but there are other issues as well. Political stability, you can call, and geopolitics more generally. But I think digitalization 2.0, given cloud, given unbundling, I think is an important opportunity. And more importantly, Pakistan is very competitive now. So because of the exchange rate depreciation, I agree with the remarks I think Asad Umar Saab made on obsession with overvalued currencies. Ultimately, exchange rate depreciates whether you like it or not. It's a question of whether you're going to do it, intentionally, or the markets and the system forces you to do it more painfully. Nobody can defy the gravity unless until you are United States of America. Obviously, they are the reserve currency, but apart from that, it's very difficult to do. So digitalization, yes, I think, however, important thing is to combine the work skill sets. Also think about size. With the freelance model, I think has been taking hold in Pakistan, but I don't generally think that is a game changer for Pakistan. Ultimately, you have to organize yourself to be able to deliver big projects. How do you organize 10,000 people to deliver a major project? That's where real value comes from. And some of these freelance projects are going to be taken away from AI anyways. The technology is moving very fast. So we have to be mindful of that, and don't make the mistake of the last time, which is when we didn't obviously participate at all into that digitalization 1.0. But certainly the nature of technology and the competitiveness Pakistan has, I think I would say, is a major difference compared to 15 years ago. But at the same time, if I could sort of intervene here and ask a follow-up question, at the same time, we need a commitment in terms of government policy. We need connectivity. We need enough skilled workers as well. We don't have that, and I feel like we don't have that in place. There are unicorns, obviously, within Pakistan, जिन्होंने investment भी ले आए हैं. But the sort of background, all the factors that you need to participate in digitization 2.0 is still not there. Yes, but other countries who have done it also started from zero. So it's not like, people are magically producing these, industries. It's a question of responding to the incentives which are put in place. As I mentioned, Pakistan is competitive. And secondly, these technologies are now available, widely. Information set is available. You can go on YouTube. You can have a look at all the information if you want to learn things, right? I mean, this is much more easier to do
Now, government policy has an important role, no doubt about that. It has to create that, stable environment, and in fact, stay away from the working of the private sector in some cases for innovation to take hold. But ultimately, it's the private sector that has to respond and make the case that why can Pakistan, deliver these services at a cheaper cost, in a reliable, resilient manner, in a safe manner, and the case will be strong. So it's also, I think, the heavy lifting has to be done by the private sector, which is basically how do you add value, because you are going to be dealing with private sector in the West or in your export markets, and they are focused on what are you going to do on the micro level rather than the top level, issues which are coming from the government policy side. But yes, I agree. For bigger, organizations to take hold, the government has to be supportive of that. When size matters, when you're competing with big players, and here geopolitical policy or foreign policy needs to be thought about as well, as supply chains are starting to get relinked and shaped through because of geopolitics. US-China decoupling is a major theme. It's hardly discussed in Pakistan, but it's a massive influence on Pakistan. In fact, I'm going to stop you there because I think it's an entire subject that we need to discuss. And we'll sort of go around the group to talk about that. मैं चाहती हूँ कि इस वक्त डॉक्टर शाहिद को भी शामिल कर लिया जाए गुफ्तगू में. और मैं broadly, just yesterday, obviously, we had Saudis in Pakistan directly talking to businesses. What are the opportunities in terms of the SIFC? आपको लगता है कि this is actually finally going somewhere? We've heard a lot of talk about Saudi investments since 2019, but nothing has come of it, partly due to political uncertainty, and perhaps geopolitics as well. Thank you very much. Actually, basic thing is that our economy is the economy of elites. Economy of elites. Major policies, economic and financial, are framed for the benefit of the domestic mafia, who is in unholy alliance with the foreign mafia. And for that, if you have to violate the constitution of Pakistan, that is done. And the second thing is that unfortunately, if you see the performance of the economy during last few decades, it is more than obvious from certain statistics that, for example, between last 44 years, Pakistan's growth rate of the economy is 4.6%, which is lower than India, Bangladesh, and Sri Lanka. And if we happen to see, according to my research, we are losing about 33 billion rupees per year due to financial and intellectual corruption, inefficiency, and less recovery of taxes deliberately, taking into account the informal economy, and throw away the recommendations that are given by the committee. One of them was Mr. Ashfaq-Ullah. I mean, nobody is bothered to see what he's saying. So that 33 years loss per year, which is about 90 billion rupees per day. Out of that, 8,000 billion per day, 8,000 billion per year goes to the privileged class. That is 22 billion per day. Why I'm saying so? Just see what is happening last 6 years. The total imports of Pakistan were $335 billion. And our exports were $153 billion. I mean, how you can import double the amount of exports? And that was shamelessly covered by the remittances, so-called remittances, of about $152 billion, saying these are the workers' remittances. The very significant amount is large remittances, not of the workers. And we have got a 111 subsections 4 of the income tax ordinance, on which it was that no question has been asked, and now there are certain restrictions. But the point is, then there is a current account deficit of 40 billion in 6 years. We say our current account deficit 40 billion is manageable. But that is not the real thing. Real thing is that is the artificial remittances, which are giving a loss of 400 billion
rupees per year to the taxation. Why I am saying so is that these remittances, they are whitening of the black money, money laundering, in fact, for all practical purposes. This is one thing. If the another thing, I can give you an example. In 22 and 23, there were slogans of default, default, default. I can guarantee that in 22, 23 and 2024, the income earned and the wealth earned by the privileged class is the highest in the history of Pakistan when we were at the verge of default. What is this happening? If you see that about the banks, for last 40 years, they have linked the profit loss sharing with the directives of State Bank. They are not sharing their profit on the PLS deposits for 40 years. And I can give you one example. In 2013, State Bank of Pakistan gave directives that the return to depositors, PLS depositors, is to be linked to discount rate or policy rate of State Bank. How you can do that? This is the direct violation of Banking Companies Ordinance 26A4 and 40A, because you have guaranteed sharing of profit and loss. So what banks are doing? They are paying, as we mentioned, the negative real rate of interest. You know, it is exploitation, and exploitation is prohibited under Section 3 of the Constitution of Pakistan. But for most of the 40 years, they have been exploiting. Yet another example is, I can give you, main job of the banks, commercial banks, to make advances for trade industry. Since 2014, they started more investments in government securities for financing the budget deficit, so that government remains in comfortable position not to enhance taxes or reduce expenditure. And I can give you the figures. The investments, 26,000 billion rupees, bulk in government securities, and advances 12,000 billion rupees. This has never happened in the history of Pakistan. This is December 23 figures. Never in the world indeed, but we are doing that. So what I am saying is, banks have enhanced the profitability at the cost of millions of depositors, at the cost of economy, and at the cost of security of Pakistan, because now we cannot pay interest or markup on the loans from the net federal revenues. This signals the privatization failure, and we still want that process to be accelerated. So these are few examples of this alliance and corruption and collusion between the domestic and foreign elites. Thank you for those numbers and the overview as well. And I'll sort of park the question about SIFC for later, because I want to pick up a point that Dr. Shahid has also raised, and I'm going to bring it to you. So essentially, private banks, their client is the government. It isn't, they're not making money off depositors. And that means that the government has to pay off interest to banks. And we're already indebted, and we're in that cycle. आपने शहीद IMF की बात की तो ये तो एक वजह है ना शहीद IMF बनने की. देखिए डॉक्टर साहब ये बड़ा इनका फेवरेट टॉपिक है और I really respect his views. Actually, what we have done, I mean, obviously there is no harm in giving autonomy to State Bank of Pakistan, and I was for it. But now we are seeing the real consequences of that. State Bank, government cannot borrow money from State Bank of Pakistan. Bankers, I mean, with due respect, they are extending loans without any, उसके अपना अब कर रहे हैं 2% spread पे जा रहे हैं. Most of the money lying in the bank is in the current account, which is zero interest. They give some value addition services to their customers, and the real cost is maybe hardly 1.5%. And if we add their managing cost, maybe 2% to it, तो कोई इतना बड़ा इनका फर्क नहीं है. दूसरी बात ये है जो असद ने कहा, लेट मी जस्ट पिक अप फ्रॉम दैट, कोई उस वक्त के जो हालात थे ना, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है आपकी, nobody can predict. You just call 9 economists and they will have 10 different opinions. What is the size of
our underground economy or black economy. जिस कंट्री में डॉक्यूमेंटेशन ना हो, ब्लैक इकोनॉमी हो, उस कंट्री में कभी भी आप हाई इंटरेस्ट रेट रख ही नहीं सकते. Okay, fair enough. But Somehow or the here's other. the question that I'm going to ask you. I'm sorry to interrupt you. So, do you feel that the current kind of autonomy that the State Bank of Pakistan has now makes it difficult for the government? Yes, of course. Now, I can cite simply one example. That for 1% reduction, Assad is agreeing to it, Dr. Saab, and anyone. It is all, everyone can agree to it. That this reduction was overdue. But government couldn't interfere. This was sheer autonomy. देखिए, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा आपको कि कोई डारोनॉमिक्स नहीं होती है. ये सारी पाकोनॉमिक्स है. हर कंट्री अपनी इकोनॉमी के ग्राउंड रियलिटीज पे वो मैनेज करती है. मेरी ग्राउंड रियलिटी ये है, whether we like it or not, कि मेरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी मल्टीपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रही है. एंड माय जो आपकी जो इकोनॉमी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो द डिफरेंस इज देयर, एंड फॉर दैट यू नीड रियली, आई मीन, एक आपको बिल्कुल आपको डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा. बट आपकी वो जो है ना, हमारी एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती है. अब अभी सिम्स की मैं मिसाल दे देता हूँ. 25 लाख नोटिस गए हैं, 5 लाख सिम ब्लॉक की बात आई है, पीटीए ने मना कर दिया. टेलीकॉम कंपनीज ने एतराज किया. नहीं, वो उनकी बात दुरुस्त क्यों है कि 114 को जो नोटिस देना था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो नहीं दिया था एफबीआर ने. अब वो कह रहे हैं हमने दे दिया है. बट स्टिल यू हैव टू वेट फॉर 30 days, देन you have to give them a right of being heard, and then only you can do it. But here's my question then. The private sector objects to penalties for being a non-tax filer. How does that make sense? मैं आपको अभी एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, मेरी रिपोर्ट में छपी हुई है इसलिए दे रहा हूँ. 7.6 मिलियन, 22 के स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, अब तो और बढ़ गए होंगे. 7.6 मिलियन टैक्स फाइलर्स थे आपके पास. अगले साल 3.6 मिलियन ने टैक्स फाइल किया. उसमें से 14 लाख ने जीरो टैक्स दिया, और ओनली 1,30,000 हैज कंट्रीब्यूटेड 95% ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स. इन इंडिया द सेम फिगर इज 22%. अगर 0.5% में लेता हूँ इंक्रीज, यानी 3.5 से 4 कर दूं, तो आई कैन एड अप 400 बिलियन वर्थ ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस आई एम टॉकिंग टू यू. तो दीज आर वेरी वेरी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी आर फेसिंग. अब आप मुझे बताएं एफबीआर क्या सो रहा है कि वो 40 लाख टैक्स पेयर कहाँ निकल गया आपके नेट से. अब आपको ख्याल आया कि जी सीमें बंद कर दूं. आप मुझे एक बात बताएं, बहुत सिंपल सी एक बात मैं बताऊंगा. अभी मैंने ये असद ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, आपको डॉक्टर साहब भी कहेंगे, when he took over, the difficulty in negotiating with IMF was only current account deficit. Am I right, sir? वो कैसे बढ़ा? Can you take the stock of the last year? How it increases? Then you take the stock of 2021, 2022. The benchmark was $8 billion. And at the end of the day, we end up at $17.4 billion. कौन थे वो लोग? हॉट मनी कौन लाया? आज आप IMF के लिए इतनी कंडीशनें मानते हैं, सब कुछ करते हैं. ये वीट स्कैंडल देख लें. $1.1 बिलियन के आपने झोंक दी वीट. यू नो कि 4 मिलियन मैट्रिक टन का स्टॉक है. यूएसएडी की आपकी रिपोर्ट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पाकिस्तान के बारे में मार्च 23 की, कि 27 मिलियन मैट्रिक टन आपकी प्रोडक्शन होगी. तो मुझे बताएं, अगर ये मैं कर देता या कोई सियासतदान करता ना, तो अंबर हम सारे जेलों में होते. आई एम सॉरी टू से. यहाँ कुछ मुकद्दस गायां हैं, उनको कोई कुछ नहीं वो निगराह हुकूमती, वो सियासतदान No, है. no, लेकिन no, but no, here's no, what I want to no, say. नहीं सर, उनको भी आप accountable करें. Scandal also underlines जो डॉक्टर शाहिद भी कह रहे थे about the elite, right? अगर आप बीट स्कैंडल की बात करें, हमने असद उमर साहब को बहुत अच्छी तरह याद होगा, शुगर व्हीट कमीशंस रिपोर्ट्स, किस तरह से एक्सपोर्ट के डिसीजंस लिए जाते हैं. एग्जैक्टली what I'm trying to say is it is yet again serving the elite. शुगर कमीशन का एक बता दूं आपको मैं फैक्ट. सॉरी शाहिद भाई, शुगर कमीशन की रिपोर्ट में कुछ हमारे प्रोफेशन को भी हिट किया गया. तो आई स्पेयरहेडेड दैट. कुछ लोग यहाँ मौजूद होंगे जिनको ये पता होगा. व्हेन आई क्वेश्चन शहजाद अकबर कि भाई आपने शुगर की प्रोडक्शन कहाँ से निकाली, उन्होंने एक ईमेल से निकाली.
एक CFO के एक ईमेल से कि मेरी रिकवरी इतनी है, और वो भी उसका क्रेडिबल अकाउंट नहीं था, जीमेल का था। फिर मैंने बोला अच्छा गन्ने की प्रोडक्शन कहाँ से निकाली? बोले हमने उसको मल्टीप्लाई किया। मैंने पूरे कंट्री की एक ही प्रोडक्शन थी? बोला हाँ। अब जिस शख्स को या जिस इदारे को यही नहीं पता था, उसमें इतनी तमीज नहीं थी कि भाई लोअर सिंध की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है और KPK की कम होगी। लोअर सिंध की जो प्रोडक्शन मुझे दिखा रहे थे वो इंडिया की प्रोडक्शन से बता रहे थे, जिसकी रिकवरी हमेशा 3% कम होती है। तो अंबर, इफ दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट एंड बेस्ड ऑन दैट malicious design or nefarious design, if you intend to pursue cases against the professionals and politicians or bureaucrats, I think this is unjustified and only venomous, nothing else. All right, so I want to move back to SIFC, if I may, and I'll sort of take it to Salman and Asad Umar Saab as well. Where do you see this realistically, जो SIFC का एक structure बना हुआ है, which is a superstructure over and above the political government as well. We saw that as an example when you were planning minister as well, जब COVID-19 का भी जो separate cell बना था. So it's a model that's kind of worked as well. At the same time, it also bypasses current systems. With the Saudis coming in, there's a lot of keen interest. Do you see the SIFC model, and perhaps there's talk about CPEC 2.0, despite, I would say, some security concerns as well? Do you think there is hope there? And I'm hoping you'll be objective here. I know that you were in the last government. अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि अशफाक ने खदशा जाहिर किया है कि शायद जेल जा सकते, तो अडियाला, कोट लखपत और राजनपुर 3 जेल मैंने देखे, में नोट्स एक्सचेंज कर देना जाने से पहले, बता दूंगा क्या क्या ख्याल के रखना है। अच्छा, SIFC ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन शायद इंप्रूव कर सकती है। वो आपके सिविल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इतने कमज़ोर क्यों हैं कि आपको यूनिफॉर्म हेल्थ की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन की वो एक डिटेल डिस्कशन है, बट येस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर स्ट्रेंथ है। और आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दी, कोविड-19 रिस्पांस, NCOC, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मॉडल। बट उसमें अंबर, अगर आपको याद हो, ये कोई एम्बिग्विटी नहीं थी कि हु इज इन चार्ज। But there's no ambiguity about who's in charge now either. Yeah, except that who was in charge at that time? The politicians were in charge. The calls were being made by the politicians. I don't know आप हमारे NCOC के किसी सेशन में आई थी कि नहीं, but a lot of the journalists had come. पूरी डिबेट होती थी, डिस्कशन होती थी, और वहाँ पे एक वक्त में 3 लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद होते थे। जो डिसीजन इन द एंड पॉलिटिकल लीडरशिप देती थी, वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता था, और वो इम्प्लीमेंट जिस अच्छे तरीके से होता था वो नहीं हो सकता अगर मिलिट्री सपोर्ट ना अवेलेबल होती। बट दैट्स ऑपरेशनल सपोर्ट। जो प्रॉब्लम आपने है, इन अ वे आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो आपको उसकी इकोनॉमी में नहीं, उसकी पॉलिटिकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। आप ये जितने भी पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस कमरे में मौजूद हैं, इन सबको जमा कर लें, सारे फाइनेंस मैनेजर MBAs भी जमा कर लें, सारे इकोनॉमिक्स से PhD भी जमा कर लें, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं हल कर सकेंगे। हिस्टोरिकल डेटा को ज़रा सा आप देखें तो उससे थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। जो आर्ग्यूमेंट मैं बिल्ड करना चाहता हूँ उसमें 1958 से 1988 30 साल का पीरियड, पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट सालाना एवरेज 6.1%। 1988 से 2018 पाकिस्तान का सालाना औसत GDP ग्रोथ रेट 4.1%, 1/3 लोअर। ये 30 साल, वो जो 35 साल गुजरे 88 से, अगर वही 30 साल वाला ग्रोथ रेट होता, उससे इम्पैक्ट कितना होता? क्योंकि 4.1 और 6.1 में शायद आपको इतना फर्क ना नजर आए। जो भी पाकिस्तानी है इसमें, अगर ये इक्वली डिवाइड हो जाता गेन, तो जिसकी पास इस वक्त महाना आमदनी 10,000 है वो 20,000 होती, जिसकी 50,000 है वो 1 लाख होती, और जिसकी 5 लाख है उसकी 10 लाख होती। डबल होती इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर आप वो ग्रोथ रेट्स मेंटेन कर सकते। अच्छा, दुनिया में अगर देखेंगे, नहीं जी उस वक्त दुनिया तेज ग्रो कर रही थी, नहीं, आप दुनिया को देखें, रीजन को देखें, इंडिया की ग्रोथ रेट इस 23 साल में पिछले 30 साल से ज्यादा रही है, बांग्लादेश की ज्यादा रही है। अफ्रीका, जिसकी हम सब, जब हम बड़े हो रहे थे, आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे, जब हम छोटे, बहुत की एग्जाम्पल देनी होती थी तो बोलते थे अफ्रीका में ऐसे है। IMF ने अभी अप्रैल पिछले महीने
ग्लोबल आउटलुक प्रेजेंट की है इकोनॉमी की। अगले 5 साल के अंदर IMF क्या आगे एक्सपेक्ट करता है? 10 ममालिक हैं जिनको वो 10 ममालिक जिनको IMF समझता है सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करेंगे, उसमें से 6 मुल्क अफ्रीका में। सो दुनिया आगे निकलती चली गई है। सो दुनिया तो तेजी से ग्रो कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे? मेरी बुनियादी आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए IMF प्रोग्राम अब जो है कोई चॉइस नहीं है, अब औरंगजेब के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसने जाना है IMF के पास। और अगर वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर भी देगा तो IMF का मैंडेट जो है वो आपकी मईशत को बेहतर करना नहीं है, ये उसका मैंडेट ही नहीं है। उसका मैंडेट है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करनी है। उसका काम ये है कि आपने जो कर्जे बैरूनी देने हैं वो कर्जे आप वक्त पे वापस दे सकें। आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट आएगी, स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव होगी, ये IMF का काम नहीं है। ये सारे काम वो हैं जिनको फैसला करने के लिए आपने अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे देख के फैसले करने। सारी वो चीजें हैं जिनका आज जो आप फैसला करेंगे इनका असर आपको सालों बाद नजर आएगा। अब मुझे ये बताएं 1988 के बाद से जो आपके पास मॉडल है जिसकी हुकूमत होती है 88 से 99, 4 दफा प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशंस, और आपकी जो भी हुकूमत थी उसको फारिग कर दिया गया। 88 के बाद 98 के बाद आपकी मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई, थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई। Perception also is businesses, foreign investors want stability. They see it through a consistent institution. That's the answer. I'll come to that. I'll answer that. ठीक है ना, मैं बट जस्ट टू अलाउ उसके बाद से जो आपकी हाइब्रिड इस वक्त रिजीम जो 2008 से चल रही है, जो भी गवर्नमेंट में है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसको ये नहीं पता कि 3 महीने या 6 महीने के बाद वो हुकूमत में होंगे या वो जेल में होंगे, वो कभी आइंदा सियासत में होंगे या नहीं होंगे। कौन पागल आदमी है इन हालात के अंदर जो सर्वाइवल को छोड़ के अगले 10 साल और 20 साल आगे के फैसले करेगा? सो जब तक आप इस गवर्नेंस के मॉडल को चेंज नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। नाउ टू फाइनल पॉइंट टू आंसर योर क्वेश्चन, इससे पहले कि कोई खुदा ना खास्ता इस नतीजे पे पहुंचे जो बहुत सारे कारोबारी लोग पहुंचते हैं कि इसका मतलब हल ये है कि यार अच्छा स्टेबिलिटी तो एक ही तरीके से आ सकती है। अगर पाकिस्तान चाइना की तरह एक मोनो होमोजेनस एक पॉपुलेशन पे मुश्तमिल होता, 93% चाइना की आबादी जो है वो हान चाइनीज है, तो एक सेंट्रलाइज कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल, सेंट्रली कंट्रोल मुल्क पर चल सकता है। पाकिस्तान जो मल्टी एथनिक है, जहां पे आपने जिस वक्त डेमोक्रेसी से ट्रांजिशन करने की कोशिश की, विल ऑफ द पीपल को डिनाई किया, जिस वक्त एक्सप्रेशन ऑफ पीपल पावर, जो लोगों ने जो फैसले किए थे आपने उसको कोर्सिव पावर से सप्रेस किया 50 और 60 की दिहाई में, तो 71 में आपका मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। इस मुल्क को अगर आप कामयाब करना चाहते हैं, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम विच वर्क्स, जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, वो लेकर आएंगे तो आपकी इकोनॉमी चलेगी। वरना ऐसे ही हम ट्रांजैक्शनली चलते रहेंगे। जो भी नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा उसका पहला काम ये होगा कि जाओ जाके अब अच्छे बच्चे बनो और IMF का प्रोग्राम साइन करो। I still had one more question. I do feel like after Asad Saab's comment that I'd like to open it up, but I will go to Salman just one last time because I do want to talk about SIFC, because that seems to be the basis on which this current hybrid regime is obviously rests. Success in terms of investment, particularly from the Middle East, and partly revival of CPEC. So in terms of global connectivity, we've seen some impacts in terms of, Salman, in terms of the Russia-Ukraine war, in terms of Israel and Palestine and Israel. Do you think that SIFC, given global politics, is a model that we can see some success in, regardless of the fact whether we're a democracy or not? So basically on this one, I think there is also, I think you should consider a demand and supply angle here, in the sense like Pakistan is not the only player involved here. As you mentioned, I think obviously foreign investors, when they come and think about investing, they need some baseline and consistency. You can question the long-term, I think, basis of that, but consistency is important. And that's, I think that's where it fills that, tries to fill that gap. You need that, operating model where,
and the legal structures and of course ease of doing business. Ultimately, it goes back to ease of doing business. How do you access opportunities in Pakistan without the frictions? Now, obviously, it opens questions on what's happening already. What is the infrastructure? But I think those are long-term questions. But I think there is this demand from foreign investors who are willing to engage right now with Pakistan for that kind of consistent setup. And Pakistan obviously needs capital, so the negotiating power is massively in favor of investors right now. So we can argue and complain about it, but that's the reality. And in terms of, I think, linking it with the points on short term versus medium term, I think the scope for optimism is that a lot of other countries have also seen pressures and economic deterioration, but they have been able to change within half a generation. I mean, China's rise is a story of the last 15, 20 years. I was one of the authors of the BRICS reports, Brazil, Russia, India, and China. We were working on it in early 2000s. So we have seen it with our own eyes how a stable setup can deliver massive prosperity. More than 500 million people have been pulled out of poverty as a result of that prosperity. India is another example, obviously is going through that. Bangladesh is another example, very much similar to our own, our baseline parameters. But last point I would mention, which is the CFIUS angle with the IMF programs. IMF, I agree with what Asad Umar Saab mentioned. It's a stabilization mandate. It's like uska job hai ki patient agar heart attack hai to heart attack ko stabilize kar दें. उस वक्त जब patient में को heart attack हुआ हो तो नई economic theories का कोई खास फायदा नहीं होता. It's a very standard way to stabilize a patient. And that's where Pakistan sometimes and the politicians or the people who are engaging with them get it wrong in the sense that जब patient आ जाए table पे तो उसका standard procedure है. But I think the long-term impact is important. What are we going to do to make sure that we don't go to the IMF again? And that's, I think, the debate has been missing for a while now, and that's why we have gone to IMF for 23 times. And the CFIUS angle, obviously, is a short-term, medium-term angle, but the question is for the longevity to come in, this investment which Pakistan wants, which is long-term investment, needs to be focused on increasing productivity, needs to be focused on, reducing those distortions some of our speakers were talking about. But that is still an open question for the country. Right, thank you. And I'm just going to get some last comments from Dr. Shahid and then Ashfaq Saab, and then we'll open the floor up for questions. Gee, optimism, realism, pessimism, it's up to you, but give us some final comments in the next 5 years. देखिए दो तीन बातें मैं क्लैरिफाई कर दूं. पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है उसका एक फेवरेट काम होता है कि टैक्स एमनेस्टी देनी है. 2018 में जो टैक्स एमनेस्टी दी गई उसमें फर्स्ट टाइम ये कहा गया कि द लूटेड मनी फ्रॉम पाकिस्तान सेंट अब्रॉड दैट मे नॉट बी ब्रॉट बैक टू पाकिस्तान एंड यू गेट द प्रोटेक्शन. एंड अगेन 2019 व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम इन दे आल्सो सेड दैट टैक्स एमनेस्टी इज देयर, looted money sent abroad, just keep it money there and you'll get 6%. The lowest rate of amnesty was given in 2019 and the slogan of the party was that the looted money will be brought and spent on the common man. मेरे ख्याल में 2 टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स थी पिछली दौरे हुकूमत में. तीन. Thank you for correcting me. What is sad and shocking that Supreme Court of Pakistan took suo motu under 184 section 3. They had no power on the earth to endorse it. Their job was to say this is illegal, you cannot have that in. But Supreme Court of Pakistan, taking 184(3) public interest, endorsed the tax amnesty scheme, which was beyond their mandate. So if Supreme Court, all the political parties, parliament, provincial assembly, civil media, they are all united to help the protect plunderers, then God help Pakistan. There is one more thing. We talked about this Special Investment Facilitation Council. First of all, I say on record, ever since this was established,
from July to March, 9 months, foreign direct investment has gone down as compared to last year. And there are more, and the second thing is from July to February, these remittances have gone down. They said that smuggling will be stopped, and on the borders we find the Iranian oil coming with trucks and being sold at 100 places. Where is the army? Where is the whole nation? See, they are all political slogans. Nobody is serious about it. I'm saying it with confidence that this is happening. The second blunder, which is against the security of Pakistan, is that they are talking about bringing $100 billion investment in Pakistan. First of all, last 24 years, total FDI received is $48 billion, $2 billion per year. Now here is the council and government of Pakistan, they want to bring in government to government investment, which is a disastrous, or government backed investment, this is a disaster. This is a worrisome investment, and we are happy. Why I am saying so? That if you remember, in 1992, there was so-called Economic Reforms Ordinance. And after that, what has happened? That $178 billion have been transferred abroad through banks. You purchase dollars from the market, deposit in foreign currency account, illegal money, legal money, and you can transfer it. Now, 178 billion have been transferred from Pakistan by purchasing dollars from the market through banks, illegal money and legal money. And the total outstanding debt of Pakistan is 131 billion. Now we know how serious we are about the country. We are talking about $5 billion purchased by State Bank. Here I'm saying $178 billion by the common man and transferred abroad. Now, if this is happening, and now they say that we'll bring foreign investment without improving the investment climate, without improving the macroeconomic indicators, I mean, nobody will come, or if at all will comes, it will come in Rekotik. Why it is coming in Rekotik? Because if Takhar Chaudhary as Chief Justice declared the agreement with the illegal and Pakistan was fined $10 billion. We entered into the agreement that we pay $1 billion and we give you business for 10 years. Now, on the same terms, now we want to give another investment. So what I am saying is that in our presence, what we are finding is that instead of going on professionalism, we are going on loot and plunder in an organized manner, and we are talking of the sophistication, digitalization. The thing is that I can guarantee, if there is a national government is formed, comprising of all the parties, they will also do the same thing. Because I want to know which is the party, including the army, who did not give the amnesty. And that also 1.5% tax. Yeah. How you can do that? And last what I am trying to say is that we make a mistake by bringing in, we had a CPEC, game changer, $26 billion investment, and today we say that we have problem in payment to Chinese. Then we have another this thing, IPPs. And IPPs, now we say it was a mistake, and we have got a circular debt and capacity payments. After all these mistakes, if the nation is committed to commit suicide, and this, if at all anything can be done by the SIFCs, I'm just take 1 minute, that they Yes. should call a meeting of the government and all the selected representatives of the parties and ask them to sign an affidavit that whatever you commit in the election manifesto, which has never been implemented by any party, particularly in the aspect of taxation, because that's your field, and talim, education, and energy. The reforms as per the manifesto and Ain e Pakistan must be in an affidavit, and then frame a law, give a legal cover. Unless we do that, we are heading for a national suicide. This is the last chance for us that we have such a legal cover and start framing, because no party. Okay. So Dr. Shahid, what I understand is incredibly pessimistic view. We're heading towards committing national suicide. Ashfaq sir? Be realistic. I mean, I will not take much of your time. व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, ऐसा नहीं है. मगर मेन मसला ये मैं आपको बताता हूँ. We have got $131 billion worth of our foreign debts. मगर आप ये देखें, ये सारे अकाउंटेंट बैठे हुए हैं,
कभी पाकिस्तान की बैलेंस शीट देखी है आपने? कर्जे सबको पता है कि इतने, एसेट्स का पता है नहीं। तो एक चीज में भाई फारूक साहब ट्राई कर रहे हैं पाकिस्तान की बैलेंस शीट बनाने की, मुझे पता है। नॉनदलेस आपके पास जो अपने रिजर्व्स हैं, भले वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट, 60 ट्रिलियन के हैं, 6 ट्रिलियन के हैं, सॉरी, डॉलर्स के। और SIFC की जो बात की अंबर, आई टेक जस्ट 1 मिनट, बिकॉज आई वाज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन SIFC वाज मेड ऑन July 18, 2023. So the very mandate of that was to develop 4 types of different businesses. एक IT था, the larger portion was agriculture. और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ा हेडवे है। 9.1 मिलियन हेक्टर्स हम कर रहे हैं उस पे नया। अभी आपका जो 20.2 मिलियन हेक्टर पे हम हमारी जो क्रॉप्स लगती हैं और या लाइफ स्टॉक वगैरह में हम 9.1 की एडिशन कर रहे हैं और कर रहे हैं। I mean, ये कोई पेपर पे नहीं लिखी हुई बात, ये ओरिजिनली हो रहा है। लैंड एक्वायर हो रही है, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और 2 बड़ी मेजर फर्म्स ने उस पर वैल्यूएशंस भी किए हैं और बनाई हैं। और मैं आपको आज भी कह देता हूँ, आज जो आपकी जो यील्ड पर एकड़ या यील्ड पर हेक्टर होती है, दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। स्पेशली वीट की बात कर रहा हूँ मैं आपको, स्पेशली कॉटन की बात कर रहा हूँ। मेज में अब आप इम्प्रूव हो गए हैं, राइस में अब आप इम्प्रूव हो रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, ये इतना डार्क पिक्चर नहीं है जितना आज इस हॉल में 2 लाइटें जल भी रही हैं। तो ये मेरा ईमान है, इस मुल्क ने कभी डिफॉल्ट नहीं करना। वी हैव टू फिक्स अवर प्रायोरिटीज राइट, दैट इज इट। आज ग्रोथ, बिल्कुल वो असद ने कहा 2% कर दोगे तो भी बिजनेसमैन आएगा कि यार ये आपने क्या किया। हमने कभी ये मॉडल नहीं देखा था कि अमेरिकन मॉडल को हम ले रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे कि आज ग्राउंड रियलिटी मेरी क्या है, किस तरीके से मैं एक इकोनॉमी को ऊपर ला सकता हूँ। एवरी ईयर वी वर इंक्रीजिंग 1% टैक्स टू GDP. दिस इज ऑन रिकॉर्ड, द फिगर्स आर देयर फ्रॉम 13 to 17. क्रिस्टिना लेगार्ड वाज ऑन रिकॉर्ड सेइंग, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, हियर इज माय पार्टनर सिटिंग हियर, वो कह रहा है आपको कि 2030 में आप G20 के मेंबर होंगे, बाईपासिंग एंड ओवर स्टेपिंग द इकोनॉमीज ऑफ कनाडा एंड इटली। वर देयर फिगर्स रॉन्ग? आज मैं 235 का डॉलर कहता हूँ, गोल्डमैन सैक कहता है 224, ऑप्टिमस कह रहा है 243। चलो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर, बाकी उनकी मान लो यार। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये इतना ग्लूमी पिक्चर नहीं है। प्लीज आप जाइए, वरना मुझे ऐसा ना हो सारी एम्बुलेंस से बुलानी पड़े यहाँ पर सबको भेजने के लिए। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much. मुझे बताया गया कि शायद वक्त ज़्यादा हो गया. We may not be able to take question and answers, but I do want to thank my panelists. We had some positive at the end, quite a bit of negative as well. But I hope what we can obviously take away from this, and this is the biggest picture, is that it depends on mandate किसका है, वो अपने mandate में कितना कैसा काम कर रहा है. Thank you very much.